अभी देखो यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा प्लग फ्लो प्रोसेस। अब प्लग फ्लो प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। मिक्सिंग इज नॉट डन इन दिस प्रोसेस। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जो हमारा स्लज है वो मूव करता है, ठीक है। कैसे मूव करता है, बैचेस में मूव करता है ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि थोड़ा सा स्लज अभी भेजा, उसका ट्रीटमेंट हो गया, फिर नेक्स्ट स्लज थोड़ा सा फिर बाद में भेजेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता है। जनरली ये इस्तेमाल नहीं होता प्लग फ्लो प्रोसेस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद हमारे पास में आता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ये है इंपॉर्टेंट, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। अभी तक ऊपर से लेके यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब इंपॉर्टेंट ही चला। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स देखो, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है, ये एक फिजिकल स्टेट बताता है स्लज की, कि फिजिकल स्टेट क्या है स्लज। फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है भैया, तीन तरह की होती है, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, यही तो होता है। नेक्स्ट देखो, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ये डिफाइंड कैसे होता है, ये होता है वॉल्यूम जो तुम्हारा एमएल में हो, ठीक है। 1 ग्राम तुम्हारा सॉलिड होगा, ठीक, उसको क्या करना है, सेटल कर देना है 30 मिनट के लिए। तो सेटल होने पे उस 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, अपना स्लज वॉल्यूम इंडेक्स मिल जाता है। वही हमारा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है। दोबारा बताता हूँ, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन एमएल, ठीक, बाय 1 मिलीग्राम ऑफ सॉलिड। ये होता है वॉल्यूम एमएल में 1 ग्राम सॉलिड का सेटल होने पे 30 मिनट, ठीक। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो होता है एक्स यू इक्वल टू 10 की पावर 6 अपॉन एस वी आई, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। एक्स यू तुम्हारा ऊपर आ चुका है एक बार, यूनिट्स यहाँ पे एमएल या फिर ग्राम में, एमएल बाय ग्राम, सॉरी, ये होता है। नेक्स्ट देखो अभी, यहाँ पे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की जो तुम्हारी वैल्यू होती है वो होती है 18 से लेकर के 150 तक। अगर इसके बीच में है तो ये सेटल्ड है तुम्हारा, और अगर इसके बीच में नहीं है तो फिर सेटल नहीं है। ये है 18 से लेकर के 150 तक, इसका रेंज होता है, इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट है स्लज एक्सपेरिमेंट। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे किया जाता है वो देखो। ये एसबीआई का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा उसको हम यहाँ पे फिर ऊपर में पुट करें। भी देखो, ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। 1 लीटर जो सैंपल होता है, ठीक है, मिक्स लिकोर का, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेटल करवाते हैं 30 मिनट के लिए, ठीक। और उसकी जो वॉल्यूम होती है उसको हम मेजर कर लेते हैं। उसकी वॉल्यूम को मेजर करने के बाद हमें यहाँ पे देखो, उसको हम डिनोट कर देंगे वॉल्यूम को, वो होगा वी ऑब्जर्व, वी ओ बी, यानी कि वी ऑब्जर्व। ये जो हमने यहाँ पे क्या किया है, वॉल्यूम को मेजर किया, वो हमारा वी ऑब्जर्व, ठीक। अब जो हमारा ऊपर का सैंपल है, रिमिक्स हो जाने के बाद जो हमारा सेटल्ड सॉलिड इसके अंदर होंगे उनको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जो सॉलिड्स हमारे क्या हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, ये सॉलिड्स हमारे कुछ इसके अंदर ये सेटल डाउन हो गए, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। इनको भी हम क्या करेंगे, इनको अब हम टेस्ट करेंगे कि इनके अंदर एमएलएसएस कितने हैं, ठीक है। एमएलएसएस यानी कि मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक। अभी देखो, इसको फिर हम नाम देते हैं यहाँ पे एक्सओबी, ये मिलीग्राम पर लीटर में होता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो वैल्यू होता है ये निकाला जाए, ठीक। अभी देखो नेक्स्ट, स्लज डाइजेशन कैसे होता है। स्लज डाइजेशन दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक डाइजेशन में देख लो भी, ये बायोलॉजिकल स्लज के लिए यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल स्लज को हम सेकेंडरी स्लज भी कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास में होता है प्राइमरी स्लज, ये सेकेंडरी स्लज है। तो ये यूज होता है किसके लिए, बायोलॉजिकल स्लज के लिए, जो हमारा सेकेंडरी स्लज होता है। इसमें क्या होता है कि जो खाना है उसकी कमी होती है, तो यहाँ पे एक एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। खाने की क्या होती है, कमी होती है, तो फिर क्या होता है, एंडोजेनस एक मेटाबॉलिज्म होता है, वो शुरू होता है। और ऐसे ही एक हमारे पास में होता है एनारोबिक। एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन किसके लिए होता है, प्राइमरी सेल्स के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहे होते हैं एनारोबिक में, इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। अब दो तरह के ऐसे होते हैं, एक होता है एसिड फॉर्मिंग और एक होता है मीथेन फॉर्मिंग। इसको हम बहुत पहले से पढ़ते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एसिड फॉर्मिंग होता है, एक मीथेन फॉर्मिंग, ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे स्लज डाइजेशन में जो हमारे स्टेजेस हैं, यानी कि सबसे पहले कौन सा स्टेज आता है, फिर कौन सा स्टेज आता है, अभी वो देखिए। तो स्लज डाइजेशन जब हम कर रहे हो तो सबसे पहला हमारा था हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी कि उसको हम जो भी सपोज करो सॉलिड हमारे पास में है, या फिर कह सकते हैं कि कोई सस्पेंशन हमारे पास में, उसको पानी में मिला दो, ठीक है। उसको तुम क्या करो, उसको थोड़ा सा और डाइल्यूट कर दो, एक तरीके से वो है तुम्हारा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब
हाइड्रोलिसिस में जैसे कि मैंने बताया, ये लिखा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल कंपाउंड्स, ठीक है, उसको पानी मिला दो। देन उसके बाद ना फर्मेंटेशन शुरू होता है उसको। फर्मेंटेशन यानी कि जैसे फर्मेंटेशन शुगर केन में होता है ना, तुम उसको रख दो, फिर वो क्या बनता है, विनेगर बनता है, फर्मेंटेशन होने के बाद बनता है। ऐसे एल्कोहल फिर आगे फर्दर बनता है। तो फर्मेंटेशन होगा अभी यहाँ पे। वो क्या है, एसोड, ये एसिडोजेनेस लिखा है तुम्हारे सामने, एसिडोजेनेसिस, इसको प्रोसेस को कहते हैं एसिडोजेनेसिस, ठीक है। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है यहाँ पे, वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक, किससे, एसिड फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया है उनसे, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एसिटिक एसिड में, हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, इनमें कन्वर्ट उसको करते हैं, ठीक। अब देख लो नेक्स्ट यहाँ पे, अब होता है मीथेन का फॉर्मेशन। अभी तक हमने क्या देखा भैया, एक तो हाइड्रोलिसिस हो गया, एक फर्मेंटेशन हो गया, अब मीथेन फॉर्मेशन देखो। अब इसमें भी दो होते हैं, एक होता है एसिटिलास्टिक, ये सब चीजें जो ऊपर आ रही हैं थोड़ा सा इनको इग्नोर कर देना, जैसे कि ये है, यहाँ से हटा दो, ऐसे ये सब थोड़ा सा मिस्टेक्स हैं, इनको हटा दो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले है एसिटिक मेथोजेंस। तो ये क्या करते हैं, जो एसिटिक एसिड हमारे पास में, जो ऊपर एसिटिक एसिड अभी बना है, देखो फर्मेंटेशन होकर के एसिटिक एसिड बना है ना, अब इस एसिटिक एसिड को भी वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर सेकंड स्टेज हमारे पास में होता है हाइड्रोजन यूटिलाइजेशन बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे है, इसको वो खत्म कर देते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे स्टेजेस होते हैं, तो रिपीट कर देता हूँ अभी। सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, फिर फर्मेंटेशन होगा, फिर मीथेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एसिटिक लास्टिक जो मेथोजेंस होंगे वो काम करेंगे, क्या करेंगे, एसिटिक एसिड को वो कन्वर्ट कर देंगे इसमें, मीथेन में। और जो हाइड्रोजन हमारा पहले बना था उसको भी क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो अभी, स्लज डाइजेशन प्रोसेस। अब ये स्लज डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये जो चीज यहाँ पे तुम्हारे सामने अभी है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी देखो, तो जो तुम्हारा टोटल सॉलिड है, उस टोटल सॉलिड में से जो 70% होता है वो होता है वोलेटाइल, ठीक है, और 30% होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो हवा में उड़ जाता है, और 30% होता है नॉन वोलेटाइल। अभी इसमें से भी समझो आगे। और जो तुम्हारा टोटल वोलेटाइल है, यानी कि जो 70% है, उसमें से भी जो 65% है वो गैसेस में रिड्यूस हो जाता है, ठीक। 65% किस में रिड्यूस हो जाता है, गैसेस में रिड्यूस हो जाता है, जिसमें से क्या होता है, अब इन गैसेस में से बता रहा हूं मैं, 65% तो मीथेन होता है और 30% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये सब चीजें होती है। गैसेस अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो प्रोड्यूस हो रही है, वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है भैया, 0.6 मीटर क्यूब पर किलोग्राम जो है गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो टोटल उसने तुम्हें बता दिया एक बार में ही कि 0.6 मीटर क्यूब पर किलोग्राम जो है वो गैसेस प्रोड्यूस होती है। जितना भी तुम्हारा टोटल सॉलिड होगा, 1 किलो अगर सॉलिड है तो उसमें से 0.6 मीटर क्यूब गैस बनेगी, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, 0.9 मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस्ड। ये क्या होता है, 0.9 मीटर क्यूब पर किलोग्राम जो तुम्हारा वोलेटाइल सॉलिड है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक। इस हिसाब से, इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है। कैसे, जैसे अभी हमने देखा कि 100 किलोग्राम जो है हमारा, उसमें से 70 किलोग्राम और 30 किलोग्राम दो पार्ट्स में कर दो। कहाँ से, ये वाला देखो, 70% तुम्हारा वोलेटाइल और 30% तुम्हारा नॉन वोलेटाइल। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर टोटल सॉलिड 100 किलो है, तो 70% तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है। ये वाला हो गया वोलेटाइल, ठीक है, और ये हो गया है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल। ये चीज है, इतना वो समझा रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा, अब अच्छा, ये जो चीजें ऊपर हमने अभी पढ़ी है ना, ये प्री में बहुत पूछता है, लाइक बहुत पूछेगा प्री में, ठीक। ऐसे ही ये अभी जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो ये वहां पे भी काम आएगा न्यूमेरिकल। बिकॉज क्या होता है कि तुम्हें सॉल्यूशन करने आएगा, वो कुछ कुछ पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा, वो तुम्हें सॉलिड्स दे देगा कि भैया इतने सॉलिड्स हैं, मान लो कह दिया उसने 1000 किलो जो है सॉलिड है, वो आगे कहेगा कि बताओ मुझे कि कितने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है 30% होता है, यानी कि तुम क्या करोगे, इसका 30% निकाल लोगे। 30% ऑफ क्या, 1000, तो कितना हो गया, 300 किलोग्राम। बता दोगे तुम उसे सीधा सीधा। उसी तरीके से वो कह सकता है कि बताओ गैसेस कितनी प्रोड्यूस हो। उसी तरीके से कह सकता है कि बताओ वोलेटाइल सॉलिड्स टोटल कितने। तो इस तरीके से हमें ये सब करना होगा। यहाँ पे तुम लोगों ने समझ लिया, मैं एक बार और उसको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। 70% वॉलेटाइल हो गया, ये रहा, और 30% तुम्हारा नॉन वॉलेटाइल हो गया। इसके बाद में से टोटल जो वोलेटाइल सॉलिड है, इसमें 65% जो होता है वो गैसेस में रिड्यूस हो जाता है। उसमें से भी कितना होता है, 65% जो है वो
मीथेन होता है, 30% CO2 होता है, और जो बाकी की चीजें बच जाती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2SN2, ये सब होता है। लिखना चाहो तो लिख लो, एंड रेस्ट आर CO2, H2S, N2 एक्सेट्रा, ये हो जाता है। ठीक है, चलो अब जो यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होती है, देखो ये क्या हो रही है, गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो कितने, 0.6 मीटर क्यूब पर किलोग्राम है सॉलिड्स अगर होंगे तो, और 0.9 मीटर क्यूब पर किलोग्राम है अगर हमारा वॉलेटाइल सॉलिड होगा तो। ठीक है, इस चीज को याद रखना। यहाँ एक अंतर और तुम्हें समझाता हूँ मैं, ये रिड्यूस्ड लिखा है और यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा तुम्हें ना रट लेना है। क्वेश्चन में उसी तरीके से देगा कि तुम्हारा इतना जो है वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस हुआ तो उसके हिसाब से बताओ, तो तुम्हें वहां पे ये वाला कैलकुलेशन करना होगा। अगर वो कह रहा है कि सॉलिड्स इतने प्रेजेंट है तो तुम्हें ये वाला कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है? ये दोनों का डिफरेंस है। तो 0.9 मीटर क्यूब पर किलोग्राम जो है वो किसके लिए है, वोलेटाइल सॉलिड जो तुम्हारे रिड्यूस होंगे वो इतना गैस बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताता हूँ, 1 किलोग्राम अगर वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ प्रेजेंट, तो वो हमारा बनाएगा 0.9 मीटर क्यूब पर किलोग्राम गैस। ठीक है, क्योंकि 0.9 मीटर क्यूब गैस यहाँ पे बनेगी। अब अगर वो कह रहा है कि तुम्हारा 1 किलोग्राम सॉलिड है, तो यहाँ पे 0.6 मीटर क्यूब गैस जो है वो बनेगी। ये है इसके कहने का मतलब। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक हमारा हो गया। अब कोई डाउट यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। पैराबोलिक अप्रोच जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक होती है और अडॉप्ट की जाती है। एक अप्रोच है यहाँ पे पैराबोलिक अप्रोच, ज्यादा रियलिस्टिक है और अडॉप्ट इसको किया जाता है। अब इसमें देखो यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्लज डाइजेशन टैंक। अभी स्लज डाइजेशन टैंक में क्या है कि डायमीटर हमारा होता है 6 से लेकर के 38 तक। ठीक, स्लज डाइजेशन टैंक की हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा डाइजेशन सॉरी डायमीटर होता है वो होता है 6 से लेकर के 38 तक। नेक्स्ट इसमें देखो, ये मीटर में है सारा का सारा, 6 से लेकर के 38 मीटर। नेक्स्ट इसमें हमारे पास में वॉल्यूम का जो यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर हमारा लीनियर, देखो ये पैराबोलिक अप्रोच का क्या मतलब है, ये इसके लिए है स्लज डाइजेशन टैंक। तुम्हारा स्लज डाइजेशन टैंक जो है वो कुछ कभी कभी इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से। तो ये हो गया है पैराबोलिक। ठीक है, तो जब इस तरीके से बनाया जाता है तो ये पैराबोलिक अप्रोच है। एक बार हो सकता है कि लीनियर अप्रोच भी, यानी कि रेक्टेंगुलर इस तरीके से बना दिया जाए सेप्टिक टैंक, डाइजेशन टैंक जो है, तो ये लीनियर अप्रोच होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर लीनियर अप्रोच है तब तुम्हारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो होगा V1 + V2/2 और T इंटू टी। ठीक है, नेक्स्ट वो यहाँ पे कह रहा है अगर तुम्हारा पैराबोलिक अप्रोच है तब ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा V1 - 2/3 V1 - V2 टी। ठीक, अब ये V1 V2 क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्लज एडेड पर डे, और V2 जो है ये है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज विद इन एवरी डे। ठीक है, तो ये तुम्हारा V1 V2, इनको तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे टैंक का वॉल्यूम जो है आ जाएगा। डेप्थ की अगर हम बात करें तो वो 6 से लेकर 12 मीटर तक होता है, ये है। नेक्स्ट देखो, टी तुम्हारा डाइजेशन पीरियड है यहाँ। अगर मानसून पीरियड को भी हम कंसिडर करें, मानसून पीरियड का मतलब क्या है कि भैया बारिश का जो तुम्हारा समय होता है अगर हम उसको भी कंसिडर करें तो यहाँ पे V2 इंटू कैपिटल टी कर दिया जाता है। ठीक है, V2 इंटू कैपिटल टी का क्या मतलब है, भैया V2 तो तुम्हारा ऊपर वाला ही है ये रहा, और टी जो है ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो जाता है मानसून के लिए। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। टी जो है नंबर ऑफ डेज है, सॉरी मतलब मानसून के लिए तो है ही, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं। ये है नंबर ऑफ डेज फॉर विच डाइजेस्टेड स्लज, फॉर विच डाइजेस्टेड स्लज, यानी कि V2, यहाँ पे बात हो रही है V2 की, V2 इज स्टोर्ड, इज स्टोर्ड।
ये तुम्हारा है मॉनसून स्टोरेज, इसको हम कहते हैं मॉनसून। ठीक है, ये चीज हो जाती है। चलो ये हो चुका है। टी के बारे में, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है नॉर्मली 30 डेज, इसको याद रख लेना। और तो सब चीजें इसमें हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो अभी, स्लज डाइजेशन जो हमारा प्रोसेस होता है, उसमें स्लज कैसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, क्या मतलब जो उसमें स्टेप्स आते हैं, तो देख लो सबसे पहला है डाइजेस्टेड स्लज। तो जो यहाँ पे सॉलिड ह्यूमस होता है, टेरी ब्लैक कलर होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सबसे पहली चीज बता रहा हूँ मैं, सॉलिड थोड़ा सा ह्यूमस होता है डाइजेस्टेड स्लज में, टेरी ब्लैक कलर हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ऑलमोस्ट कितना 1/3 हो जाता है। ठीक, यानी कि जो तुमने शुरू में डाला था यहाँ पे, उसका 1/3 हो जाता है। फिर यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम इसको डी वाटर कर दें, यानी कि जितना पानी है उसको भी निकाल दें, तो इसको हम फर्टिलाइजर की तरह से यूज कर सकते हैं, और ये किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर यूज, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज तो हमारा यही था डाइजेस्टेड स्लज का। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस में, अपने डाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले यही था डाइजेस्टेड स्लज। फिर आता है सुपर नेटेंट, दूसरा है हमारा सुपर नेटेंट लिक्विड। तो इसमें क्या होता है कि जो बायोडो बीओडी का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली कितना 1500 से 3000 ppm हो जाता है, या फिर मिलीग्राम पर लीटर इतना हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा सेकंड स्टेज था, इसको वैल्यू को सही से लिख लो, 1500 3000। ठीक है, इतना वैल्यू हो जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है यहाँ पे डिकम्पोजिशन। उसमें क्या होता है, गैसेस बनती हैं। अब गैसेस में क्या है, तुम्हारा मीथेन बनेगा 60 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 30%, और जो बाकी सारी गैसेस है वो। तो तीन स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज तुम्हारा यहाँ पे क्या है, ये रहा डाइजेस्टेड स्लज का। नेक्स्ट है सुपरनेटेंट लिक्विड का। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे गैसेस का, डिकम्पोजिशन होता है, गैसेस बनती है। ठीक, आई गेस यहाँ तक सभी को जो है वो समझ में आ गया। अभी ये देख लो नेक्स्ट, यहाँ तक हो जाने के बाद स्लज डाइजेशन टैंक हो चुका है। हाँ, अभी ये देखो, ये वाली डिटेंशन पीरियड जो है तुम्हारा, वो कैसे निकाला है। डिटेंशन पीरियड का यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। वो है, सबसे पहले तो उसको dt से डिनोट करते हैं। 1/kd, यहाँ पे है 1/kd log 10 गामा आई माइनस गामा आई अपॉन गामा 2। गामा आई जो है तुम्हारा वो क्या है, बीओडी ऑफ एफ्लुएंट एंटरिंग पॉइंट। ये जो वैल्यूज हैं मैं तुम्हें बता दूं, डिटेंशन पीरियड किसका है, ये ऑक्सीडेशन पॉइंट का है। यहाँ पे ये आ रहा है ऑक्सीडेशन पॉइंट, भी ऑक्सीडेशन पॉइंट नीचे आएगा उसका डिस्क्रिप्शन, हाँ ये यहाँ पे आ गया ये फॉर्मूला। तो डिटेंशन पीरियड देखो, गामा आई ये है बीओडी ऑफ एफ्लुएंट एंटरिंग पॉइंट। ठीक, फिर नेक्स्ट है बीओडी रिमूव्ड ऑफ पॉइंट। ठीक, ये दो चीजें हैं, इनको तुम्हें याद रखना। केटी तुम्हारा क्या है, K20 1.047 T-20 डिग्री सेल्सियस। इसके बारे में तुम लोग अच्छे से जानते ही हो, डिटेंशन पीरियड का यहाँ पे जो लिखा है, केटी के बारे में तुम लोग अच्छे से जानते हो, ये सब तो पढ़ लिया है हमने। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉइंट हमारा होता क्या है, कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि पॉन्ड के अंदर हम क्या डालते हैं, तुम्हारा एफ्लुएंट आता है। देखो एफ्लुएंट का क्या है, तुमने पीछे से उसकी थोड़ी बहुत साफ सफाई करी है, देखो थोड़ा बहुत तुमने क्या करा, साफ सफाई करा, अभी तक ये जो चल रहा था ये वही हो रहा था। उसके बाद तुमने उसको, उस एफ्लुएंट को कहीं ना कहीं तो डालना ही ना, या तो रिवर में डाल दो, या फिर तुम्हारा जो सी है उसमें डाल दो, या फिर किसी पॉन्ड में डाल दो, ये सब चीजें होती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अभी उस ऑक्सीडेशन पॉन्ड में पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉन्ड में हमने एफ्लुएंट डाला, अभी देखो अब इसके अंदर जो बाकी की सारी चीजें चल रही हैं वो जरा एक बार समझो। तो यहाँ पे इसके अंदर में एक रिलेशनशिप बनता है किस किस के बीच, एक एल्गी के बीच में और एक बैक्टीरिया के बीच, मतलब ये एल्गी और बैक्टीरिया ये सब के बीच में एक रिलेशनशिप यहाँ बनता है। उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोसिस। अब ये रिलेशनशिप है कैसा वो बता। यहाँ पे दोनों के दोनों, यानी कि एल्गी और बैक्टीरिया दोनों के दोनों पार्ट लेते हैं तुम्हारा ऑक्सीडेशन पॉइंट में ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसकी साफ सफाई बनाए रखेंगे। वो कैसे होता है देखो, यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो तुम स्टेज देख रहे हो, इस स्टेज को तुम एक बार देखो। भाई जो एल्गी है क्या कंज्यूम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है। क्या दे रहा है तुम्हें, ऑक्सीजन दे रहा है। फिर बैक्टीरिया जो होता है ये एरोबिक एनारोबिक हो जाते हैं, थोड़ा सा ये ऑक्सीजन लेगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, और एल्गे किसके ऊपर काम कर रहा है और बैक्टीरिया किसके ऊपर काम कर रहा है, तुम लोगों को पता ही है। बैक्टीरिया जो है जितना भी तुम्हारा मास है उसके ऊपर
जो वहां पे जो फूड आया उसके ऊपर लगा रहता है और वहां पे काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। फिर ऐसी एल्गे बढ़ रहा है, एल्गे तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चीज, ये प्रोसेस यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम कह रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, दे हैव लार्ज डिटेंशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1 month to 30 days। यहाँ पे डिटेंशन पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 1 महीने से 30 दिन। डिटेंशन पीरियड क्या होता है? डिटेंशन पीरियड वो होता है जिसमें तुम्हारा गंदा सा वो जो पानी है वो किसके अंदर रहेगा? लेक के अंदर रहेगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। भी देखो, स्टेबलाइजेशन अक्वायर्स सॉरी अकर्स बाय नेचुरल एक्शन। यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है, यानी कि स्टेबलाइजेशन क्या मतलब है? इसके अंदर तुमने क्या डाला है? सीवेज डाला हुआ है ना, तो यहाँ पे स्लज डाला हुआ है, तो तुम्हारा जो स्टेबलाइजेशन होगा वो नेचुरल एक्शन से ही होगा। ठीक। नेक्स्ट देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड बैक्टीरिया, ये बन रहा है, ये तो हमने देख लिया। इन टॉप, टॉप पे क्या होता है? एक लेयर बनती है, उसमें क्या होता है कि एरोबिक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, और बॉटम में क्या चल रहा होता है? एनारोबिक प्रोसेस चल रहा होता है। अब सीधी सी बात है, ऊपर क्या है? हवा है, तो एरोबिक प्रोसेस चल रहा है। नीचे क्या है? हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर एनारोबिक प्रोसेस। ये चीज है। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ ये आ जाता है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ये है आरबीसी। ये जो तुम देख रहे हो ये है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ये नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे रोटेटिंग ड्रम्स होते हैं। ठीक है, रोटेटिंग ड्रम्स होते हैं आरबीसी में। ये ड्रम्स जो है ये घूमते रहते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है आरबीसी में? ये जो तुम देख रहे हो ये वेस्ट वाटर, ये है वेस्ट वाटर, गंदा पानी। अब यहाँ से गंदा पानी जो है ये इसके ऊपर लगेगा, ड्रम के ऊपर, और ये सपोज ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये जो गंदा पानी है यहाँ तक जाएगा, बैक्टीरिया इसके ऊपर लग चुका होगा, यहाँ जाएगा, उसको हवा मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन इसको मिलेगा, वो फिर इसको क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा, और ये फिर से यहाँ पे आता है, फिर से गंदा पानी जो है दोबारा से आता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। ये रोटेटिंग ड्रम इस तरीके से चलता है। ठीक है? चलो, ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली है। ठीक। नेक्स्ट अभी इसमें देखो, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक क्या होता है? सिमिलर होता है सेटलिंग टैंक के जैसे ही, बस इसमें क्या है कि जो डिटेंशन टाइम है वो 12 से लेकर के 36 घंटे का होता है। ये देखो, 12 से लेकर 36 घंटे का होता है। ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? एक एक्स्ट्रा प्रोविजन होता है डाइजेशन का, स्लज, मतलब जो डाइजेशन होगा स्लज का, एक एक्स्ट्रा प्रोविजन उसका भी होता है कि स्लज भी यहाँ पर डाइजेस्ट हो। अब यहाँ पे जो स्लज डाइजेस्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो हो रहा है एनारोबिक बैक्टीरिया से। ये सेप्टिक टैंक्स हमारे घरों में यूज होते हैं, तो यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? एनारोबिक बैक्टीरिया से। अब होता क्या है, कैसे प्रोसेस है कि जो रो सीवेज है वो टैंक के अंदर जाता डायरेक्टली। ठीक है, वो जो स्लज अब है वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पे। ठीक, सारी चीजें क्या हो जाती हैं? सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम पे। अब अगर उसके अंदर ऑयल्स और ग्रीस हैं तो वो क्या होते हैं? ऊपर एक लेयर बना देते हैं, उसको हम कहते हैं स्कम लेयर। ये चीज हम जानते हैं, स्कम्प लिखा है यहाँ पे, उसको उठाओ, ये स्कम, स्कम लेयर। ठीक है, एक स्कम लेयर बन जाता है। ये यहाँ पे मैंने ये एक एग्जांपल की तरह से बनाया हुआ एक डायग्राम बनाया हुआ है, देख लो। यहाँ पे ऊपर स्कम लेयर बना हुआ है, ये रहा, ये आउटलेट है तुम्हारा, ये तुम्हारा इनलेट है, यहाँ पे ये तुम्हारा स्लज सेटल डाउन हो गया, एनारोबिक डाइजेशन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और ये जो आउटलेट है ये किधर है? ये देखो, ये जो आउटलेट है ये किस में जा रहा है? ये जा रहा है सॉकपिट। ठीक है, सॉकपिट कहाँ पे? सॉकपिट तुम्हारा सॉइल में होता है। ठीक, ये चीज है, सॉकपिट किस में होता है? तुम्हारे सॉइल के अंदर होता है, इसको याद। चलो, अभी देखो ये क्या है, थोड़ा सा और तुम्हें समझाऊं। सेप्टिक टैंक पहले, जैसे अगर कहीं भी बन रहे थे गाँव में, तो वो डायरेक्टली कहाँ थे? वो जो तुम्हारे ड्रेनेज होता था उसमें नहीं जाते थे, ड्रेनेज में आज के टाइम में जाते हैं। पहले वो सॉकपिट में जाया करते, जो तुम्हारा सॉइल था उसमें जाया करते। आज भी मोस्ट, बहुत सी जगह पे सॉकपिट में जाता है आज। ठीक है, सॉकपिट में वो कुछ चीजें हो जाती हैं, रह जाता है, फिर देन सॉकपिट से भी फिर वो आगे जो है निकाला जा सकता है ड्रेनेज। तो इस तरीके से ये हमारा काम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, जैसे ऑक्सीडेशन पॉइंट की कुछ वैल्यूज रखी है, वो लिख लो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉइंट है। ऑक्सीडेशन पॉइंट के बारे में मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे एरिया तुम्हारा कितना रिक्वायर्ड होगा वो लिख लो। एरिया रिक्वायर्ड, ये ऑक्सीडेशन पॉइंट की वैल्यूज हैं। एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 0.5 से लेकर के 1 हेक्टेयर तक। डीटी यानी कि डिटेंशन टाइम की अगर हम बात करें तो 20 to 30 डेज है ही, वो तुम लोगों ने पढ़ लिया कि 30 डेज तक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डेप्थ की बात करें अभी, तो वो है 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक। ठीक है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की अगर हम बात करें यहाँ पे,
ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, तो वो होता है हमारा 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे, ये होता है। चलो अब यहाँ पे देख लो आगे, डिजाइन पैरामीटर, ये डिजाइन पैरामीटर किसके हैं, सेप्टिक टैंक के। तो यहाँ पे डिटेंशन टाइम क्या है, 12 से 36 घंटे है। लेंथ का और विड्थ के रेशियो की अगर हम बात करें तो वो 2/3 है। विड्थ जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी वैल्यूज याद करनी है हमें, सब पूछता है एग्जाम में, प्री में पूछता है और मेंस में तो डिजाइनिंग के लिए हमें ये सब काम है। रेट ऑफ एक्यूमुलेशन जो है स्लज का वो कितना है यहाँ पे, 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर, इतना तो होना चाहिए। डेप्थ जो है वो 1.2 से लेकर के 1.8 मीटर तक हो जाती है। क्लीनिंग पीरियड जो है वो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है इसको यूज करते हैं। फ्री बोर्ड जो है वो 0.3 मीटर होता है यहाँ पे। सेप्टिक टैंक की अगर वॉल्यूम तुम्हें निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है सीवेज फ्लो इंटू रिटेंशन टाइम, ठीक है। सीवेज फ्लो जो भी होगा इंटू रिटेंशन टाइम, इस तरीके से तुम्हारा वॉल्यूम जो है वो निकल जाता है। अब ये नेक्स्ट देखो, इसी में ये तो तुम्हारा सिंपल हो गया वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक, अगर तुम्हारा एक क्लीनिंग पीरियड भी है ना, ये यहाँ पे क्लीनिंग पीरियड भी इसने कंसिडर किया हुआ है। क्लीनिंग पीरियड इसने क्यों कंसिडर किया है, देखो बहुत बार क्या होगा कि जैसे तुम्हारा ये टैंक है यहाँ पे, इसके अंदर ऐसे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और तुम्हारा क्लीनिंग पीरियड जो है वो जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। क्लीनिंग पीरियड जो है तुम्हारा ज्यादा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टैंक का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देना पड़ेगा। तो ये उस तरीके से इसने यहाँ पे फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला दूसरा भी लिया है कि सीवेज फ्लो इनटू रिटेंशन टाइम प्लस अगर तुम्हारा क्लीनिंग पीरियड वहां पे है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सीवेज दे रहा है, तो वो भी तुम यहाँ पे ऐड करते हो, ठीक है। तो दो फॉर्मूले इन दोनों को याद रखो। नेक्स्ट देखो भी, एफ्लुएंट कमिंग आउट फ्रॉम सेप्टिक टैंक हैज हाई बीओडी, जो तुम्हारा एफ्लुएंट आएगा सेप्टिक टैंक में उसका बीओडी बहुत ज्यादा होगा, हाई ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं किसमें, सॉकपिट में, ठीक है। अब जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन एरिया है इसके लिए सॉकपिट के लिए, यानी कि सॉकपिट जो तुमने मिट्टी के अंदर एक गड्ढा बनाया जिसके अंदर ये सारा का सारा ये जो सेप्टिक जा रहा है, उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया यहाँ पे दिया हुआ है इसने फॉर्मूला, Q/204 अपॉन में अंडर रूट टी। टी तुम्हारा परकोलेशन टाइम है, क्यू तुम्हारा लीटर पर डे में है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो यूनिट है ये देख लो, जस्ट, हाँ। तो यहाँ पे अब ये तुम्हारा क्या है, 204 अंडर रूट टी, ये तुम्हारा है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये निकल जाता है यहाँ पे क्या, अब्जॉर्प्शन एरिया। अभी देखो नीचे जो तुम्हारा यूनिट्स है, ये यूनिट होता है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, इस वाले हिस्से का। जब तुम डिवाइड कर दोगे तो लीटर और डे तुम्हारा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और तुम्हारा सिर्फ मीटर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें तुम्हारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है खत्म। अभी देखो ये 1.8 जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये तो हटा दो, एक न्यूमेरिकल का था बीच में। अब देखो आईएम ऑफ टैंक, ये क्या होता है, कि सेप्टिक टैंक का एक अपग्रेडेड वर्जन है। आईएम ऑफ टैंक के बारे में पूछता भी है, प्री में बहुत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह का एक शेप बनाया जाता है जिसमें यहाँ पे क्या होता है, इनलेट होता है, यहाँ पे आउटलेट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये अंदर जा रहा है इस तरीके से, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ निचले वाले हिस्से में क्या हो रहा है कि स्लज का डाइजेशन हो रहा है, ठीक। यहाँ से फिर ये स्लज का रिमूवल होता है, ये तुम्हारा आउटलेट है, ये तुम्हारा आउटलेट है। अब यहाँ पे स्लज का डाइजेशन निचले वाले हिस्से में हो रहा होता है। अब ये कैसे है, कैसे, और इसमें क्या चीजें हैं, देखो ये किस लिए डिजाइन होता है, ये डिजाइन होता है ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के रिमूव के लिए, जो कि आ जाते हैं साथ में किसके, जो तुम्हारा आउटलेट होता है ना, उसमें आ जाते हैं। सेप्टिक टैंक में ये प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो भी तुम्हारे आउटलेट से निकल करके आ जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स कहीं बाहर जाएंगे तो बाहर बैक्टीरिया शुरू हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आयोमॉफ टैंक में ये एक एडवांटेज, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें मिक्सिंग नहीं होती, इनकमिंग और आउटगोइंग सर्ज की जो है मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन ये जो हमारा सेप्टिक टैंक था इसमें मिक्सिंग हो जाती है, यहाँ पे देखो इसमें हो जाती है मिक्सिंग, जो इनकमिंग और आउटगोइंग वाला है उसमें मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो बस इतना था हमारा सेप्टिक टैंक और ये आईएमएफ टैंक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।